सास का घूंघट पार्ट 4। अब तक हमने देखा कि दिव्या के ससुराल के आदमी औरतों को घर के अंदर नहीं आने दे रहे। दिव्या उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। तभी गांव का एक आदमी सरपंच को बुला के लेकर आता है। सरपंच उनके घर के बाहर का नज़ारा देखकर कहता है, देवेंद्र जी, ये आपके घर की औरतों ने क्या हंगामा कर रखा है। आपका घर तो संस्कारों की मिसाल था, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके घर की किसी औरत ने घूंघट नहीं कर रखा है। ओह सरपंच जी, हमारे घर की औरतों को इस दिव्या ने भड़काया है। हमने पहले ही इन सबको चेतावनी दे दी, अगर घर से बाहर गई तो हम इन्हें घर में नहीं आने देंगे। अब ये दिव्या हमें धमकी दे रही है कि पुलिस बुलाएगी। क्या पुलिस? इस गांव का बरसों पुराना इतिहास रहा है, इस गांव में कभी पुलिस नहीं आई है। यहाँ के सभी फैसले हमने मिलजुल कर लिए हैं। देवेंद्र, तुम्हारे घर का फैसला पंचायत करेगी। सरपंच जी, आपने सही कहा। पंचायत दोनों तरफ की बातें सुने और जो भी फैसला पंचायत करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ठीक है, आज दोपहर को सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठा होंगे और वहीं तुम्हारे घर का फैसला होगा। सरपंच वहां से चला जाता है। घर के आदमी घर के अंदर जाकर घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और घर की औरतें वहीं घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठी रहती है। तभी सास कहती है, दिव्या बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। बहू, बच्चा छोटा है अभी, तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए। बड़ी बहू वीणा, जाओ पास में जो पंडित जी का बाग है ना, वहाँ से कुछ फल तोड़ लाओ। वीणा और बड़ी बहू पास के बगीचे से खूब सारे फल तोड़कर ले आती है। सभी औरतें फल खाती है। तभी दिव्या कहती है, आप सब घर से बाहर निकल कर घूंघट उतार दिया तो इन मर्दों की इज्जत चली गई, लेकिन हम सब घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे। इस बात पर इन अहंकारी मर्दों को शर्म नहीं आ रही? हाँ दिव्या, तुम ठीक कह रही हो। हम मर भी जाए ना तो भी इन मर्दों के लिए इनके बनाए नियम कानून अहम रहेंगे, हम नहीं। भाभी, मुझे तो सबसे ज़्यादा गगन पर गुस्सा आ रहा है। उसने मुझसे लव मैरिज की थी, क्या क्या वादे किए थे कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा उसने। दिव्या, शुरू से ही ना वो डरपोक रहा है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि पंचायत में न जाने क्या फैसला होगा। पता नहीं वो इंसाफ करेंगे भी या नहीं। वीणा दीदी, आपको अभी भी पंचायत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अगर इस गांव की पंचायत में सच में इंसाफ करने की भावना होती तो सरपंच जी हमें अभी घर के अंदर जाने देते। देखा नहीं कितना जहर उगल रहे थे वो हमारे खिलाफ। तो अब हम क्या करेंगे? पंचायत तो हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाएगी। पहले तो हम अपनी सारी बात रखेंगे। अगर ये लोग नहीं माने तो आप लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूँगी। लेकिन एक बात आप याद रखना, किसी भी सूरत में हमें झुकना नहीं है, क्योंकि हम सही है। दिव्या सभी औरतों को समझा रही होती है। तभी वहाँ एक गाँव वाला आता है। आप सभी को पंचायत में बुलाया है। उस गांव वाले की बात सुन के सभी औरतें पंचायत में पहुंचती है। वो देखती है कि पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हो गया है। बहुत सारी औरतें वहां लंबे लंबे घूंघट करके आई थी। तभी पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है और उनके आदमियों से पूछा गया कि वो घर की औरतों को घर में क्यों नहीं रखना चाहते। हमारे घर की औरत कभी घूंघट नहीं उतारती है और ना ही किसी डॉक्टर से इलाज करवाती है, और हमारे मना करने के बाद भी इन सब ने घर से बाहर कदम रखा, हमसे ऊंची आवाज़ में बात की। हमने इन सबको चेतावनी भी दी, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये सारी औरतें हमारे घर में नहीं रह सकती। अब औरतें अपना पक्ष रखें। ये कानून की किस किताब में लिखा है कि औरतों को घूंघट करना चाहिए? और मेरी ससुराल की औरतें मुझे डॉक्टर के पास न लेके जाती तो न मेरा बच्चा जिंदा रहता और न ही मैं। लेकिन दाई अम्मा से हमें तुम्हारा इलाज करवा रहे थे ना। दाई अम्मा तो खुद को समझ नहीं आ रहा था, फिर वो दिव्या का इलाज कैसे कर पाती? उसके बस की बात नहीं थी ये।
काफी देर तक दोनों पक्षों की बहस चलती रही। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने जो फैसला लिया उसके लिए तो दिव्या पहले से ही तैयार थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि सारी गलती औरतों की है। अगर वो अपने अपने पतियों से माफ़ी मांग लेती है और वादा करती है कि भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराएगी, तो घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है, हमने कोई गलती नहीं करी, तो हम माफी क्यों मांगे? किस बात का वादा करें हमने दिव्या की जान बचाई, तो आप भविष्य में किसी की जान न बचाने का वादा हमसे ले रहे हैं क्या? अगर तुम्हें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है तो तुम सबको घर में नहीं, पुरानी हवेली में रहना होगा, जो अब खंडर बन चुकी है। ये खंडर तुम्हारे घर के सामने ही है। सरपंच जी, आपका फैसला सही नहीं है, एक बार और सोच लीजिए इस फैसले के बारे में। ओहो, शहर की छोरी, 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमें सही गलत का पाठ पढ़ाएगी? तुझे पता नहीं कि पंचायत का फैसला सदियों से यहाँ चलता आया है और लोग उसी को मानते आए हैं। अच्छी तरह जानती हूँ सरपंच जी, अगर मैं चाहूँ तो आपके इस फैसले को कोर्ट की चौखट तक लेके जा सकती हूँ, पुलिस को बुलाकर अभी घर के अंदर जा सकती हूँ, पर घर के आदमियों और पंचायत की शिकायत पुलिस में कर सकती हूँ, अपने बच्चे को उसका हक दिलवा सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसी खंडर में रहूँगी और इस गांव के आदमियों को दिखा दूँगी कि औरतें खंडर को भी महल बना सकती है, और वो भी बिना किसी आदमी की मदद के। सारे गांव की औरतें दिव्या की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उनका जीवन घूंघट और घर की 4 दीवारी के बीच ही था। कोई औरत अपने हक के लिए पंचायत से कभी टकरा नहीं सकी। ये बात उन्हें पहली बार सुनी थी। अब दिव्या घर की औरतों के साथ खंडर में चली जाती है। माँ जी, ये खंडर तो काफ़ी पुराना है। भाभी, खंडर पुराने ही होते हैं, मुझे तो डरावना भी लग रहा है। मैं डर की वजह से कभी इस खंडर के आसपास भी नहीं आई, लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन इसी में रहना पड़ेगा। ये तो टूटा फूटा भी पड़ा है। माँ जी, एक काम करते हैं, ये खंडर तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए एक हिस्से की साफ सफाई करके उसे ही रहने लायक बना लेते हैं। बाद में धीरे धीरे पूरा खंडर ठीक कर लेंगे। हाँ बहू, ठीक कह रही हो। तुम्हारी चाची और मैं इस खंडर के टूटे हुए हिस्से को मिट्टी और ईंट लगा देते। बड़ी बहू और वीणा, तुम दोनों साफ सफाई कर लो। सभी औरतें मिलकर खंडर के एक हिस्से को सुधारना शुरू कर देती है और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद उस हिस्से को काफ़ी हद तक अच्छा कर लेती है, और इसी तरह रात हो जाती है। सभी औरतें बैठकर बात करती है। माँ, हमने इस खंडर को घर तो बना दिया है, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। हम सब तो बड़े हैं, गर्मी सर्दी धूप कुछ भी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन दिव्या का बेटा तो बहुत छोटा है, उसे तो हमें अच्छी तरह से पालना होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं और भाभी मिलकर मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बना लेते हैं। कुछ दिन के लिए खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेत और बाग बगीचे आसपास ही है, कहीं से कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। पहले मुझे आप सब ये बताइए, आप लोगों को आता क्या है? मतलब कोई ऐसा काम जिसका आपको शौक हो, जो आपने बचपन से किया हो। बाहू, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? माँ जी, बहुत कुछ चल रहा है। बस अब हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं। आप सब हिम्मत से और समझदारी से काम लें, फिर देखें हम इस खंडर को भी महल बना देंगे। इस सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। दिव्या सभी को समझा रही थी कि तभी उसका बेटा रोने लगा और उसने अपने बेटी को गोद में उठाया और उसे चुप कराया। अब दिव्या के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह ससुराल की औरतों को आत्मनिर्भर बनाए और किस तरह से अपना घर चलाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप बताइए, दिव्या और बाकी औरतों ने अपने अपने पतियों से माफ़ी न मांगकर सही किया या गलत? क्या उनका खंडर में रहने का फैसला सही था? अब दिव्या का क्या कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।